विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के एक चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वह अध्याय 5 गति का नियम। और इस गति के नियम में एक छोटा सा टॉपिक है जो अधिकतम 3 नंबर में पूछे जाते हैं। और उस चैप्टर के अंतर्गत मैं जो टॉपिक आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो है आवेग, इम्पल्स। विद्यार्थियों, देखिए क्या है, आवेग की परिभाषा को हम समझें इसके पहले थोड़ी सी कुछ बातों पर विचार कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी वस्तु है उस पर हम दो प्रकार से उसके वेग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? एक तो बड़े परिमाण का बल थोड़े समय के लिए हम उस वस्तु पर लगाकर उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरा हम कम परिमाण का बल अधिक समय तक लगाकर उस वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वास्तव में विद्यार्थियों, हम ये जो किसी वस्तु है और किसी वस्तु पर जब हम जो बल F जो है डेल्टा T समय तक हम इसमें जो लगा रहे हैं, इसमें जो आरोपित कर रहे हैं, तो इसी बल और समय के आधार पर हम आवेग को डिफाइन करेंगे। अर्थात परिभाषा ध्यान दीजिएगा जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखाएगा भी कि किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगाए गए बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। सिंपल शब्द में से बोल सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम उस बल का आवेग कहते हैं। ध्यान रखिए, बल का आवेग ना। तो यदि हम इसको अगर हम सूत्र के रूप में लिखें कि भाई आवेग क्या होता है, तो यदि इसको हम सूत्र रूप में लिखेंगे विद्यार्थियों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अब किसी वस्तु पर जो है अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में आप बल F लगाते हैं, तो उस आवेग के सूत्र को हम लिखेंगे कि इसको लिख सकते हैं, या अब एक और ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये जो आवेग है इस आवेग को हम टाउ से शो करते हैं। इसको क्या शो करेंगे? इस प्रकार से टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि हम किसी वस्तु पर, जिसमें मैंने वहां लिखा कि माना कि, देखिए मैं यहाँ पर एक नोट से भी तैयार कर देता हूँ आप लोग को के लिए, जो है साइज आप नोट से बना सकते हैं कि माना कि किसी वस्तु पर, माना कि किसी वस्तु पर, ठीक है, डेल्टा टी समय, जो मैं यहाँ पर लिखा था पहले आपके लिए, है ना, डेल्टा टी समय तक बल F लगाया जाता है, लिख सकते हैं, या आरोपित लिख सकते हैं, आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो बल का आवेग, तो बल का आवेग सूत्र के रूप में हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी? यहाँ पर सूत्र के रूप में लिख सकते हैं टाउ बराबर F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है। और चूंकि ये जो आवेग है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो आवेग भी क्या है? एक सदिश राशि होता है। ध्यान रखेंगे, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, जिसकी दिशा होती है बल की दिशा में होती है। तो अब ये जैसे हमने कहा कि टाउ बराबर F इंटू डेल्टा टी, ये आवेग का सूत्र है, और इस आवेग के सूत्र के आधार पर हम इस आवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। तो यदि हम इसका मात्रा निकालेंगे विद्यार्थियों, तो जैसे हम लिखते हैं कि आवेग, आवेग का मात्रक, ठीक है। देखिए आवेग का मात्रक यदि आपको निकालना हो तो पहले आपको बल का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, बल का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, फिर समय का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, और इन दोनों के मात्रक ज्ञात हो जाए तो हम आवेग का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेते हैं
एसाई पद्धति में, जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, अतः एसाई पद्धति में, कौन सी पद्धति में? एसाई पद्धति में लेते हैं तो ज्यादा शायद ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। अतः एसाई पद्धति में, देखिए, अतः एसाई पद्धति में, ठीक है, आवेग का मात्रक क्या होगा? तो एसाई पद्धति में हम लेते हैं तो आवेग का मात्रक, एसाई पद्धति में आवेग का मात्रक बराबर, देखिए आप लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में ही कि बल का जो एसाई पद्धति में जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, ठीक है, और उसके बाद जो समय का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो एसाई पद्धति में आवेग का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे कि इसी को यदि हम सीजीएस पद्धति में लेते हैं, कौन सी पद्धति लेंगे? सीजीएस पद्धति में लेते हैं, तो सीजीएस पद्धति में जो आवेग का मात्रक होगा वो हो जाएगा डाइन इंटू सेकेंड, क्योंकि सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों वह होता है डाइन और समय का सेकेंड। तो इस प्रकार से हम जो है एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में दोनों में हम आवेग की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम मात्रा ज्ञात कर सकते हैं तो अब इसका हम विमी सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका विमी सूत्र क्या होगा वो हम जानेंगे। यहाँ पर इसका भी सूत्र है, विमी सूत्र निकालेंगे हम आवेग का, ठीक है, आवेग का विमी सूत्र भी हम जानेंगे। तो बहुत आसानी से हम इसके विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है सूत्र जो है होता है आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, यानी समय। तो ये जो समय है और बल है इसका जो हमको विमाय विमी सूत्र मालूम हो जाए तो हम आसानी से आवेग का विमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप पहले पढ़ चुके होंगे कि जो बल का विमी सूत्र होता है वो होता है mL/2 और समय की विमाय आप जानते हैं ये होता है t, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर हमको इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा, ये यहाँ पर आप देखिए t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा mL। अब ये ऋण 2 है, यहाँ पर एक घात है, तो आप घातांक में पढ़े हैं जिनके आधार समान होते हैं घातांक जुड़ते हैं, तो ऋण 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ऋण 1 आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि mL/t का घात ऋण 1। ये जो है विद्यार्थियों, ये जो है वह आवेग की विमी सूत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आवेग है ये आपके परीक्षा में 3 नंबर पूछे जाते हैं कि आवेग क्या होता है, इसके मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आवेग आप पढ़ रहे हैं तो इसमें एक टॉपिक आता है आवेग संवेग प्रमेय के नाम से, आवेग संवेग प्रमेय के नाम से, जिसका हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी देखते हैं आवेग का। तो मैं इसी टॉपिक पे उसको लेकर चलता हूं कि आवेग संवेग प्रमेय क्या है, ठीक है। और आवेग संवेग प्रमेय को लेने के लिए फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप हो सकते हैं इसको नोट से तैयार कर लिए होंगे, एक बार और आप देख लीजिए इसको और अपने आधार पर इसको आप जो है लिख सकते हैं कि आवेग क्या होता है, आवेग सूत्र क्या होते हैं, आवेग के मात्रक क्या होते हैं, उसके विमी सूत्र क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लेता हूँ वो है आवेग संवेग प्रमेय। तो देखिए यहाँ पर आवेग संवेग प्रमेय को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं पोर्शन को मिटाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसी के आधार पर हम जो है दैनिक जीवन में आवेग के क्या उपयोग होते हैं उसको हम जानेंगे। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, आप सभी क्लास 11th में साइंस लेकर के आप सभी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें गणितीय पोर्शन ज़्यादा उपयोग होते हैं। अतः इसी स्थिति में आप सभी विद्यार्थियों को आपको फिजिक्स बहुत गहराई से धैर्य से आपको समझना होगा। इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में नए नए जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए उपयोगी टॉपिक है उस पर वीडियो बना करके आप सामने दे रहा हूँ।
आप इस वीडियो को देख करके, आपके टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उसको देख करके, और इस वीडियो को देख करके आपको भी टॉपिक को सही से समझ सकते हैं। तो आइए हम बात कर रहे थे कि आवेग संवेग प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं आवेग संवेग प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए आवेग संवेग प्रमेय क्या है, इसको हम समझाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि किसी बल का जो आवेग होता है ना, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है या संवेग के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु पर हम, जैसे सपोज दैट ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम बल F डेल्टा t समय तक लगाते हैं, जिससे इस वस्तु का वेग जो है, उसका प्रारंभिक वेग u से क्या हो जाता है, v हो जाता है, u से v हो जाता है। अतः हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को उपयोग करते हम यहाँ जानेंगे कि अब न्यूटन गति के द्वितीय नियम के आधार हम जानते हैं कि देखिए, अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हो, तो मैं ये जो आपको जो यहाँ पे जो समझाया हूँ ना, इसको मैं शब्दों में लिख देता हूँ, और शब्दों में लिखेंगे तो हमारा टॉपिक और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि माना कि, ठीक है, किसी वस्तु पर, माना किसी वस्तु पर, ठीक है, डेल्टा टी समय तक बल F, जिस चित्र में मैं दिखा रहा हूं, बल F आरोपित करते हैं। आरोपित करना मतलब बल लगाना, आरोपित करते हैं, तो इसका वेग, इसका मतलब किसका, वस्तु का, भाई ध्यान रखेंगे ना, तो इसका वेग u से v हो जाता है, u से क्या हो जाता है, v हो जाता है, जहां u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। अतः हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उपयोग करते लिखेंगे। अतः यह लिख सकते हैं, अतः हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं भैया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए न्यूटन गति के द्वितीय नियम से क्या लिख सकते हैं कि F है ना, F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए मतलब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहाँ त्वरण भी आप जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, जिसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं F बराबर m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये डेल्टा v वेग में परिवर्तन है, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ था, वो उसका वेग u से v हो गया, तो वेग में परिवर्तन लेने के हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, F बराबर m डेल्टा v यानी वेग में परिवर्तन v माइनस u बटे डेल्टा t, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, तो अंतिम में प्रारंभिक वेग को हम लोग घटाएंगे तो उसमें कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब आप इस m को इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे तो देखिए हम यहाँ पे लेते हैं, या इसको मैसे लिख सकते हैं, इस चित्र को मिटा देते हैं, है ना, तो और अच्छे से हमको जगह मिल जाता है लिखने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे या F बराबर, देखिए इस m को पहले v से गुणा करो, u से गुणा करो, गुणा करेंगे तो जाएगा mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, mv ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, अंतिम वेग गुणनफल, ये वस्तु का संवेग अंतिम संवेग कहलाएगा, ये वस्तु का प्रारंभिक संवेग कहलाएगा। संवेग की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं भाई, संवेग कहते हैं। तो जिसको हम p से व्यक्त करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, जहां हमने डेल्टा p क्या मान लिया है भाई, यहां लिख सकते हैं, जहां डेल्टा p बराबर mv माइनस mu, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डेल्टा t को मैं तीन गुणा कर देता हूँ,
तो ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, और यहां पर ये क्या है, F इंटू डेल्टा टी, बल और समय अंतराल का गुणनफल, और बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम कहते हैं आवेग, जो भी आप इसमें पढ़े हैं आप। तो मतलब इसको लिख सकते हैं, या शब्दों में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, या आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही आपका क्या कहलाता है, आवेग संवेग प्रमेय कहलाता है। अब चूंकि विद्यार्थियों थोड़ा यहाँ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ये जो आवेग संवेग प्रमेय है वो अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको कि आवेग संवेग प्रमेय क्या होता है। ठीक है, अब इस चित्र में थोड़ा और जो हमारे जो समीकरण है, ये जो समीकरण है इसको हम लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उपरोक्त है ना सूत्र से, उपरोक्त सूत्र क्या है यहाँ पर थोड़ा देखिए, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से क्या पता चलता है कि जहां पर समय का मान अधिक होगा वहां पर बल का मान कम होगा, और जहां समय का मान कम होगा वहां बल का मान अधिक होगा। तो इसके आवेग का हम दैनिक जीवन बहुत सारे उपयोग देखते हैं विद्यार्थियों, बहुत सारे उपयोग देखते हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान दे नहीं पाते। जैसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं इसको आगे हमारा टॉपिक लेता हूं, मैं वो है दैनिक जीवन में आवेग के उपयोग। ठीक है, और उस उपयोग को हम इसी समीकरण की सहायता से समझेंगे। बस एक दो टॉपिक में हम लेते हैं और जो मैं मिटा रहा हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक होगा इसी में वो है आवेग का दैनिक उपयोग। विद्यार्थियों ये जो वीडियो तो लंबा बन रहा है, लेकिन मैं सभी को इसमें समाहित करते हुए आवेग क्या होते हैं, आवेग संवेग प्रमेय क्या होते हैं, दैनिक में आवेग का क्या उपयोग होते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा बन रहा है, आप बिल्कुल ध्यान से ध्यान दीजिएगा, देखिए वीडियो को, इसके बीच में मत करिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से भी टॉपिक समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं और वो है आवेग के दैनिक उपयोग, आवेग के दैनिक जीवन में उपयोग, आवेग के दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, अब दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं विद्यार्थियों को, तो पहला है कि देखिए क्रिकेट के, ठीक है, क्रिकेट के खेल में, ध्यान दीजिए, क्रिकेट खेल में तेजी से आती हुई, तेजी से आती हुई गेंद को लपकते समय, लपकते मतलब था कैच करना, लपकते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे कर लेता है, अपना हाथ पीछे, ठीक है, करता है। ये इसका भी देखिए क्या है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट खेलते समय जो भी खिलाड़ी होते हैं, जब उससे गेंद तेजी से आ रही है तो उसको लपकते समय खिलाड़ी उसका अपना हाथ ऐसे पीछे करके कैच करते हैं। ठीक है, ऐसे कैच नहीं करते, वो पीछे कर खींचते हैं। इसका कारण क्या है, ऐसे करने से क्या है कि गेंद जब हमारे हाथ से टकराती है तो हाथ जब खींचते हैं तो हमारे हाथ में चोट कम लगती है। इसका कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हम सूत्र इसका उपयोग करेंगे। देखिए जो सूत्र है, ठीक है, इसका कारण एक सूत्र है F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से के अनुसार, जब हम गेंद को लपकते हैं कैच करते हैं, तो जब हम अपना हाथ पीछे करते हैं, तो यहां से यहां तक जब हम पीछे करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये जो समय अंतराल है ना, वो समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, और समय अंतराल का मान जब बढ़ता है तो बल का मान कम हो जाता है, और हमारे हाथ में या खिलाड़ी के हाथ में चोट नहीं लगती। तो यही कारण है कि क्रिकेट के खेल में तेजी से आती गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे करता है। इसमें विद्यार्थियों और आपने देखे होंगे कि जो सर्कस के खिलाड़ी होते हैं वो जब करतब दिखाते रहते हैं, तो जब ऊपर से नीचे कूदते हैं तो एक जाली या मोटे मोटे गद्दों पर कूदते हैं। ऐसा कारण क्या है कि जब जाली पर या गद्दे पर कूदते हैं तो समय अंतराल डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि गद्दे पर धंसता है वो, तो समय अंतराल डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है,
जिससे बल का मान कम होता है और खिलाड़ी या कर्तव्य दिखाने वाले जो व्यक्ति को चोट नहीं लगता। इसका एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, जैसे यदि कोई कांच का बर्तन होता है, उस कांच के बर्तन को यदि आप पक्के फर्श में गिराते हैं तो टूट जाता है, लेकिन यदि उसी कांच के बर्तन को यदि आप रेत में गिराएंगे, ठीक है, या किसी घास में, अच्छे घास उसमें गिराएंगे तो नहीं टूटता। उसका कारण यह है कि जैसे हम रेत में गिराते हैं तो कांच के बर्तन थोड़ी बालू या रेत में नीचे धंसता है, जिससे समतल डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है और बल का मान कम हो जाता है, तो कम बल से टकराता है, इस कारण बर्तन नहीं टूटते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण विद्यार्थियों जो आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है बहुत क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि क्या कारण है कि क्रिकेट खेल में खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय या लपकते समय अपना हाथ पीछे करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो आप इस थोड़ा देख लीजिएगा। और इस प्रकार ये आवेग क्या होते हैं, आवेग सब प्रमेय क्या होते हैं, उसको मात्रक सब हमने इस वीडियो में हमने ले लिया है। और मैं सोचता हूँ कि जब आप इस वीडियो को शुरू तक देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक चीज विद्यार्थी कहूंगा, किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। सामान्यतः आप किसी चीज को ऐसे समझ नहीं सकते, जितना आप देखेंगे सुनेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरा विशेष सलाह है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है विद्यार्थियों, तो निसंकोच अपने दोस्तों को आप शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के फिर आपके सामने आएंगे हमारे YouTube चैनल फिश लाइन की क्लास में। और हमारा अगला वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, अगला वीडियो हम जस्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।